इस कहानी की शुरुआत होती है क्लिंट बार्टन से, यानी कि हॉकाई से। हमने इसे लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, जहां सोकोविया अकॉर्ड्स के चलते उसे 3 साल के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल दिया गया था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि क्लिंट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ एवेंजर्स पूरी तरह से हार चुके होते हैं। थैनोस को सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल चुके होते हैं और उन्हीं की मदद से वो फाइनली स्नैप कर देता है। इस ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, यानी कि धूल में उड़ जाती है, और क्लिंट की फैमिली भी गायब हो जाती है। पहले तो क्लिंट को समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्सा होकर रॉनिन बन जाता है और अपने पुराने क्लिंट बार्टन वाली पहचान को छोड़ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है टोनी स्टार्क और नेबुला की तरफ, जो टाइटन से अर्थ आ रहे होते हैं। इन स्पेसशिप में 22 दिन हो चुके होते हैं और ना तो खाना मिल रहा होता है और ना ही पानी। टोनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। नेबुला एक रोबोट है तो उससे खाने पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोनी पूरी तरह से होप खो चुका होता है। उस मोमेंट पर कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स आती है और उनकी मदद करते हुए उन्हें अर्थ ले आती है। कैप्टन मार्वल एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। 2018 में जब थैनोस ने स्नैप किया तो सब कुछ बदल गया, लेकिन उसी वक्त निक फ्यूरी ने अपने डिवाइस से यानी कि पेजर से कैप्टन मार्वल को लास्ट मोमेंट पर मैसेज भेजा था। कैप्टन मार्वल को वो मैसेज मिलते ही वो तुरंत अर्थ की तरफ आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे टोनी का स्पेसशिप दिखाई देता है। फिर वो उस स्पेसशिप को भी अर्थ ले आती है। अर्थ पर पहुंचने के बाद कैप्टन मार्वल को थैनोस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जब उसे समझ आता है कि थैनोस कितना पावरफुल है तो वो एवेंजर्स को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक जगह जमा कर लें और टाइम ट्रेवल के थ्रू वापस इस टाइमलाइन में आकर उनका यूज करें, ताकि जो लोग मर गए हैं उन्हें वापस ला सकें और थैनोस को भी मारा जा सके। तभी उन्हें अपने सिस्टम से एक खास इन्फॉर्मेशन मिलती है। रॉकेट बताता है कि जब थैनोस ने स्नैप किया था तो एक एनर्जी वेव पूरी यूनिवर्स में फैल गई थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और 2 दिन पहले भी ऐसी ही एक वेव किसी गैलेक्सी में डिटेक्ट की गई थी। इसका मतलब हो सकता है कि थैनोस ने फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया हो। इसीलिए एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो थैनोस के सिग्नल को ट्रैक करेंगे और अपने स्पेसशिप के साथ उस प्लेनेट पर जाएंगे जहां थैनोस हो सकता है। जब एवेंजर्स उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो थैनोस काफी थका और कमजोर लग रहा होता है। जब सभी उससे पूछते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं, थैनोस बताता है कि उसने उन सभी स्टोन्स का यूज करके उन्हें ही नष्ट कर दिया, ताकि कोई उन्हें जोड़कर यूनिवर्स को फिर से पहले जैसा ना बना सके। ये सुन के थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस का गला काटकर उसे मार डालता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं थे तो कोई भी उम्मीद ही नहीं थी कि लोग वापस कैसे जिंदा होंगे। हर कोई निराश हो गया था और फिर सब अपनी अपनी राह पर चल दिए। थॉर ने एसगार्ड का नया बसेरा नॉर्वे में बनाया, लेकिन वो अपने आप से हार चुका था और काफी ज्यादा उदास भी था, क्योंकि उसके सभी होप्स टूट चुके थे। वो अपनी लाइफ में आलसी हो गया था और बहुत मोटा हो गया था, क्योंकि उसे नशे की लत लग गई थी। दूसरी तरफ ब्रूस बैनर ने हल्क के शरीर पर अपने दिमाग का कंट्रोल ले लिया और स्मार्ट हल्क बन गया, जिसमें ब्रूस का तेज दिमाग और हल्क की ताकत दोनों थी। वहीं कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जहां वो बचे हुए लोगों को ये सिखाता था कि हमें जो हो गया उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें आने वाले कल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके पर कैप्टन अमेरिका अक्सर डिस्कशन करता रहता था और सबको ये सिखाता था। वो हर वक्त ये सोचता था कि किस तरीके से दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके। इसी बीच टोनी स्टार्क अपनी फैमिली के साथ शांति से अपनी लाइफ जी रहा होता है और उसे दुनिया से अब कोई मतलब नहीं होता। फिर 5 साल गुजर जाते हैं और एक दिन सैन फ्रांसिस्को में कुछ होता है। आपको याद होगा एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग, जो पहले क्वांटम रैल में गया था पिम पार्टिकल्स लाने के लिए, लेकिन थैनोस के स्नैप की वजह से वो वहीं अटक गया था। उसने जो लैब में मशीन यूज की थी, एक चूहा गलती से उसको फिर से चालू कर देता है और इससे स्कॉट लैंग क्वांटम रैल्म से वापस आ जाता है। जब स्कॉट अपनी दुनिया में वापस आता है तो उसे सब कुछ बदला हुआ मिलता है। उसका घर और उसकी बेटी 5 साल ज्यादा बड़ी हो गई है। फिर वो एवेंजर्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि जो 5 साल दुनिया में गुजर चुके हैं वो क्वांटम रेल्म में बस 5 घंटे के बराबर थे। स्कॉट कैप्टन अमेरिका को समझाता है कि अगर हम क्वांटम रेल्म का सही तरीके से यूज करें तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और पुरानी गलतियां सुधार सकते हैं। स्टीव को ये बात समझ आती है और फिर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और एंटमैन मिलके आयरन मैन के पास जाते हैं, यानी कि टोनी स्टार्क के पास। टोनी को ये सब बताने के बाद वो समझ जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में खतरा है। अगर इस टाइम ट्रेवल को ट्राई किया गया तो उसकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए टोनी उन्हें इस काम को करने से मना कर देता है और उन्हें अपने तरीके से काम करने के लिए कह देता है।
जब टोनी उनकी मदद नहीं करता तो वो सब हल्क के पास जाते हैं, जो अब स्मार्ट हल्क बन चुका होता है। ब्रूस का दिमाग और हल्क की ताकत दोनों मिलाकर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो टाइम मशीन बनाने लगते हैं, लेकिन काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करती। वो पहले वाले टाइम में पहुंचने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। सीन अब टोनी स्टार्क की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने घर में बैठा होता है और फ्राइडे के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा होता है। आपको अगर याद हो तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने जार्विस को रिप्लेस कर दिया था, इसीलिए टोनी ने नया एआई बनाया और इसका नाम फ्राइडे रखा। अब गलती से फ्राइडे के कोड्स बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं और एक टाइम मशीन बन जाती है। इससे टोनी अपनी सोच और डिसीजन को बदलता है। पहले टोनी काफी प्रोटेक्टिव था अपनी फैमिली के लिए और सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को पहले रखेगा, लेकिन जब पेपर पॉट्स आकर उसे समझाती है और बोलती है कि तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, इस बात को सुनने के बाद टोनी टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है और एक छोटा गैजेट बनाकर कैप्टन अमेरिका के पास ले जाता है। साथ ही वो कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम से बनी शील्ड भी ले जाता है, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में टोनी ने स्टीव रॉजर्स से कहकर ले ली थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। दूसरी तरफ नताशा टोक्यो पहुंचती है, जहां क्लिंट को वापस लाने के लिए वो उससे मिलती है। नताशा क्लिंट को समझाती है कि एक नकाबपोश किलर बनकर लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने होगी। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसी बीच रॉकेट और हल्क न्यू एसगार्ड यानी कि नॉर्वे पहुंचते हैं, जहां थॉर रहता है। थॉर को देखकर लगता है कि वो काफी थका हुआ है, आलसी हो गया है, मोटा हो गया है और उसका लड़ाई से अब कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन रॉकेट और हल्क उसे समझाते हैं कि अगर टाइम मशीन काम कर गई तो वो थैनोस से अपना बदला ले सकता है और पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वापस ला सकता है। इस बात को समझकर थॉर उनकी बात मान लेता है और उनके साथ आ जाता है। अब टाइम मशीन की टेस्टिंग शुरू होती है। फाइनल डिसीजन के बाद सभी सुपर हीरोज अपने अपने ग्रुप्स में अलग अलग टाइमलाइंस पर टाइम मशीन के साथ जाना शुरू करते हैं। आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और एंटमैन 2012 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, जहां न्यूयॉर्क बैटल चल रहा होता है। टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट लेने के लिए एवेंजर्स टावर जाते हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। हल्क का काम बिगड़ जाता है, जिससे टेसरेक्ट उनके हाथ से निकल जाता है और लोकी उसे छुपाकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना अपने ही पुराने वर्जन यानी कि 2012 वाले स्टीव रॉजर्स से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एंड में अभी वाला कैप्टन अमेरिका अपने सेप्टर को लेकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हल्क अब न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम में पहुंच जाता है, जहां उसे टाइम स्टोन यानी कि आई ऑफ आगामोटो को लेना होता है। लेकिन टाइम के इस पॉइंट पर टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि दी एंशिएंट वन यानी कि गुरुमा के पास होता है। हल्क उनसे टाइम स्टोन देने के लिए कहने लगता है, लेकिन गुरुमा मना करती हैं। वो उसे समझाती हैं कि अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो इस पूरे यूनिवर्स में मल्टीपल टाइमलाइंस बन सकती हैं, जो हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन को बिगाड़ सकती हैं, जो वो नहीं चाहती। हल्क गुरुमा को समझाता है कि फ्यूचर में काफी बड़े हादसे होने वाले हैं और उन्हें प्रिवेंट करने के लिए यानी कि उन्हें रोकने के लिए टाइम स्टोन की जरूरत है। फिर भी गुरुमा अपनी बात पर कायम रहती हैं। तब ब्रूस बैनर यानी कि हल्क उससे कहता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया तो जरूर उसके पास कोई मास्टर प्लान होगा। गुरुमा इस बात से एग्री करती हैं और आखिरकार टाइम स्टोन हल्क को दे देती हैं। अब कैप्टन अमेरिका और हल्क के पास टाइम स्टोन और माइंड स्टोन है, लेकिन टोनी स्टार्क और एंटमैन को अभी भी टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन नहीं मिल पाया था। इसीलिए टोनी और कैप्टन अमेरिका डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में और पीछे जाएंगे, जहां से टेसरेक्ट को लेकर अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आएंगे और इसी वजह से वो दोनों 1970 के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। 1970 के टाइमलाइन में टोनी स्टार्क अपने फादर हॉवर्ड स्टार्क से मिलता है। हॉवर्ड अपने बेटे टोनी को देखकर काफी खुश होता है। हालांकि टोनी हॉवर्ड स्टार्क को ये नहीं बताता कि वो उसी का बेटा है और इसी के चलते टोनी टेसरेक्ट को वहां से ले लेता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका भी वहां होता है और उसे पिम पार्टिकल्स भी नजर आते हैं। कैप्टन अमेरिका पिम पार्टिकल्स को अपने साथ ले आता है, जिससे वो और भी ज्यादा टाइम ट्रैवल कर सके। इस वक्त थॉर और रॉकेट 2013 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें रियलिटी स्टोन मिलता है, जो एथर के रूप में जेन फॉस्टर के शरीर में होता है। जेन एसगार्ड में होती है, इसीलिए वो दोनों सीधा एसगार्ड पहुंच जाते हैं। वहां थॉर अपनी मां फ्रेगा से मिलता है, जिनके पास मैजिक पावर्स होती हैं और वो ऑलरेडी अपने फ्यूचर को देखकर थॉर की परेशानियों को समझ जाती हैं। फ्रेगा थॉर को ये समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इस दौरान थॉर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका वेपन यानी कि उसका हैमर भी उसके पास आ जाता है, जो एक इमोशनल मोमेंट होता है। रॉकेट भी ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन को जेन के शरीर से निकाल लेता है और दोनों अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। फिर हॉकाई और ब्लैक विडो 2014 की टाइमलाइन में वॉर्मीर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सोल स्टोन की तलाश होती है। वहां उन्हें रेड स्कल मिलता है, जो सोल स्टोन का गार्डियन था। रेड स्कल उन्हें सोल स्टोन के लिए एक ज़रूरी चीज़ बताता है। सोल स्टोन हमेशा एक सोल के बदले में एक और सोल मांगता है, यानी अगर उन्हें सोल स्टोन चाहिए तो उन्हें अपनी किसी एक सोल की कुर्बानी देनी होगी। नताशा और क्लिंट दोनों को ये समझ आ जाता है कि अगर उनमें से कोई एक अपनी जान नहीं देगा तो उन्हें सोल स्टोन नहीं मिल सकता। इसीलिए दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस दौरान एक हार्ट टचिंग फाइट होती है, लेकिन आखिरकार नताशा अपने आप को कुर्बान कर देती है। वो सोल स्टोन को लेने के लिए अपनी जान दे देती है और इस तरह से सोल स्टोन उनके पास आ जाता है। नताशा की कुर्बानी के बाद क्लिंट सोल स्टोन को लेकर अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स रोड्स यानी कि वॉर मशीन और नेबुला की तरफ, जो 2014 की टाइमलाइन में मोरैक प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। वो सब पावर स्टोन की तलाश में होते हैं, जो कि मोरैक के एक आर्क में छुपा होता है। जब पीटर बेहोश हो जाता है तो उनको पावर स्टोन लेने का मौका मिलता है, लेकिन इसी वक्त नेबुला का ट्रांसमीटर खराब हो जाता है। ये ट्रांसमीटर मेल फंक्शन करने की वजह से नेबुला को पुरानी नेबुला की यादें मिलने लगती हैं। इससे पुरानी नेबुला को खुद का पता चल जाता है और वो पुरानी नेबुला के साथ कनेक्ट कर जाती है। अब थैनोस को नेबुला की मेमोरी का पूरा स्कैन मिलता है, जिसमें 2018 के इवेंट्स की पूरी जानकारी होती है। थैनोस को ये पता चल जाता है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास ला चुका है और उसने आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को मिटा दिया है। ये जानकारी थैनोस का मकसद और ज़्यादा मजबूत कर देती है और अब वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और भी डिटरमाइंड हो जाता है। थैनोस अपने अपग्रेडेड शिप और इबोनी माओ की मदद से पिम पार्टिकल्स लेकर 2023 की दुनिया में पृथ्वी पर वापस आता है और इसी दौरान एवेंजर्स भी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गॉन्टलेट में फिट करते हैं। अब सबका फोकस इस पर होता है कि कौन इस गॉन्टलेट को यूज़ करेगा ताकि पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन जो डिसअपियर हो गई थी वो वापस आ सके। शुरू में तो थॉर आगे बढ़ता है, लेकिन हल्क उसे रोक देता है। हल्क कहता है कि इस गॉन्टलेट में गामा वेव्स हैं और अगर थॉर ने इसे यूज़ किया तो उसकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। हल्क अपने आप को उस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि वो खुद भी गामा रेडिएशन से बना है। जब हल्क वो गॉन्टलेट पहनता है तो वो गॉन्टलेट का यूज़ करता है और स्नैप करता है। जब हल्क स्नैप करता है तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन जो गई थी वो वापस आ जाती है। एवेंजर्स खुशी से भर जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि तभी थैनोस अपनी पूरी आर्मी और शिप के साथ 2023 वाले अर्थ के डायमेंशन में आ जाता है और एवेंजर्स की लोकेशन को बॉम्ब से उड़ा देता है। इस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब थैनोस का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच चुका होता है और उसका गोल ये था कि वो सिर्फ आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स को मिटा दे और एक नया गैलेक्सी बनाए जहां सब लोग उसकी पूजा करें। थैनोस का ये प्लान और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास कलेक्ट कर लिया था और उसका पावर लेवल अब कुछ और ही था। इसके बाद शुरू होती है इस मूवी की सबसे एपिक और सबसे ज़्यादा तगड़ी फाइट, जो कि दिल को छू लेने वाली फाइट थी। फाइट में एक मोमेंट तो ऐसा होता है जहां कैप्टन अमेरिका उठाता है म्योनीर और उसके बाद कैप्टन अमेरिका और थैनोस के बीच एक एपिक फाइट होती है, लेकिन थैनोस का पावर इतना ज़्यादा होता है कि उससे टक्कर लेना सब एवेंजर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी एवेंजर्स अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। तब तक बाकी एवेंजर्स के टीम मेंबर्स जो 5 साल बाद वापस आए हैं, उनकी मदद से एवेंजर्स एक बार फिर से थैनोस के खिलाफ लड़ते हैं। वकांडा से ब्लैक पैंथर की टीम और सैंक्टम से वोंग की टीम भी उनकी मदद करने के लिए आगे आती है। मूवी के इस मोमेंट में हमें सारे के सारे सुपर हीरोज फिर से एक साथ आकर थैनोस के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को एक इशारा देता है, जो कि वही भविष्यवाणी थी जो उसने पिछली बार देखी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज एक उंगली उठाकर टोनी को सिग्नल देता है कि यही वो मौका है जो उसने फ्यूचर विजन में देखा था। आयरन मैन अपने आखिरी कदम पर इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस के हाथ से चुराकर अपने नैनो पार्टिकल से बने गॉन्टलेट में पहनता है और फिर बोलता है आई एम आयरन मैन और एक चुटकी बजाता है।
इससे पूरी थैनोस की आर्मी धूल बन जाती है और एवेंजर्स और उनकी टाइमलाइन के लोग जीत जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई जीतने के बाद आयरन मैन की डेथ हो जाती है। वो अपनी पूरी जान देकर यूनिवर्स को बचाने में सफल होता है, लेकिन अपने इस सेक्रीफाइस की वजह से उसकी जान चली जाती है। टोनी स्टार्क की डेथ पूरे एवेंजर्स के लिए एक इमोशनल मोमेंट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का फ्यूनरल, जिसमें सभी एवेंजर्स शामिल होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। थॉर जो पहले अपनी कमांड वैल्करी को देकर निकल गया था, वो अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस में निकल जाता है अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ने के लिए। वहीं एवेंजर्स ने डिसाइड किया था कि जो भी इन्फिनिटी स्टोन्स वो जहां से उठाएंगे, अपने काम खत्म होने के बाद वो उस स्टोन को वापस उसकी जगह पर रख देंगे। इस काम के लिए कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ता है। कैप्टन अमेरिका थॉर का म्योलनीर और उसके साथ ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर टाइम मशीन का यूज करता है और हर एक स्टोन को उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस रख देता है। कैप्टन अमेरिका ने बर्फ में काफी समय बिताया था, पर अब उसने अपनी अधूरी जिंदगी जीने का फैसला किया, तो वो वापस अपनी पुरानी 1950 वाली लाइफ में जाता है और पैगी कार्टर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। जब उसका एंड टाइम आता है, वो वापस 2023 में आता है और सैम विल्सन को अपनी शील्ड देकर कहता है, आज से ये तुम्हारी है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।